गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स और प्यारे बच्चों। पिछले लेक्चर में आपने वास्तविक संख्या के बारे में जाना कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं और उनके कौन कौन से टॉपिक उनमें हैं, कौन कौन से नंबर को उसमें पढ़ना पड़ता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वही सभी नंबर पे हम लोग बारी बारी से डिस्कस तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन जो कंटेंट पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए उस कंटेंट को हम लोग चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला कंटेंट का नाम है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, या एक प्रमेयिका की जगह पर आप प्रमेय भी दे सकते हैं और प्रमेय की जगह पर आप एल्गोरिथम भी दे सकते हैं। इन तीनों में से किसी एक का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, लेकिन ये दोनों तो रहेगा ही रहेगा। कहने का मतलब हुआ कि यूक्लिड विभाजन तो रहेगा ही रहेगा। आप यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेय कहिए या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहिए, बात एक ही है, ये कोई तीसरी बात नहीं है। तो और सब बुक में और सब तरह के नाम दिए होते हैं, तो आपको नाम से नहीं फर्क पड़ना चाहिए कि ये कौन नई नाम आ गया है ना। इसलिए मैंने तीनों नाम के यहाँ पर क्या कर दिया है, मेंशन कर दिया है, ठीक है ना। चलिए, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय जो है ये क्या होते हैं और इनकी जरूरत क्या होती है, इससे क्या फाइंड किया जाता है। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय जो है ये कोई तीसरी दुनिया का चीज नहीं है, एकदम सिंपल और साधारण चीज है। क्या सिंपल साधारण चीज है? यह HCF ज्ञात करने का एक मेथड है। क्या ज्ञात करने का मेथड है? HCF ज्ञात करने का क्या है, मेथड है। जैसे आप जानते हैं कि HCF है और LCM, HCF और LCM, ध्यान से सुनिए, HCF और LCM। तो याद रखिए, गलती ना करें आप। यूक्लिड विभाजन प्रमेय, यूक्लिड विभाजन प्रमेय पूछेगा या क्या निकालने का एक तरीके है, क्या निकालने का एक मेथड है, क्या निकालने का एक विधि है। आप LCM में मारेंगे या HCF में मारेंगे? ठीक, किसमें टिक्का मारना है आपको? HCF में, LCM में नो। क्या सीखे आप? HCF ज्ञात करने का ही तरीका है, रूल है, नियम है, मेथड है। क्या? यूक्लिड विभाजन प्रमेय। आपको ये बात तो समझ में आ गया कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय से केवल और केवल HCF ही निकाला जा सकता है। ठीक, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या निकाल सकते हैं? HCF। LCM निकालेंगे ना, LCM नहीं निकालेंगे। क्या निकालेंगे? केवल HCF। मैं फोर्स कर रहा हूं बात पर, 2-3 बार रिपीट भी कर दिया, तभी से हम आपको समझना चाहिए, समझना होगा कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय जो है यह केवल और केवल HCF ही ज्ञात किया जा सकता है। अच्छा, तो ये तीसरा मेथड है ना। तीसरा मेथड कहने का मतलब आप छोटी क्लास में, बच्चे क्लास में आप 2 मेथड पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं? 2 मेथड पढ़े हैं कि नहीं पढ़े? जैसे मान लीजिए कि आप एक मेथड पढ़े हैं, कौन? भाग मेथड या भाग विधि, जिसको आप हिंदी में कहते हैं डिवीजन मेथड। और दूसरा क्या पढ़े हैं आप? गुणनखंड मेथड, गुणनखंड विधि। आप ये 2 मेथड पढ़े हैं, क्या निकालने के लिए? HCF निकालने के लिए, ठीक है ना। आप 2 मेथड से, भाग विधि से और गुणनखंड विधि से HCF आप कोई भी नंबर को बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। हम कह दें 6 और 10 का HCF बताइए क्या होगा? 6 और 10 का HCF क्या होगा? तो आपके पास 2 तरीके हैं, मतलब 2 विधियां हैं बनाने की। आप चाहे तो भाग विधि से भी बना सकते हैं, चाहे तो गुणनखंड विधि से भी आप बना सकते हैं। अगर मेथड का रिस्ट्रिक्शन नहीं हो, मेथड का रिस्ट्रिक्शन का मतलब हुआ मेथड का वहां पर मेंशन नहीं किया जाए, तो आप इस मेथड से या इस मेथड से बनाइए, तो आपको दोनों मेथड में से जो मेथड अच्छा लगे आप बना सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होगा। लेकिन कह दिया जाए आप गुणनखंड ही मेथड से बनाइए, आपको गुणनखंड मेथड से बनना होगा। और कह दिया जाए भाग मेथड से बनाइए, तो भाग मेथड से बनाएंगे। जो मेथड एग्जाम में पूछे जाएंगे उसी मेथड से क्या करना है,
इसका HCF निकाल देना है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बेसिक छोटी क्लास से इतना तो कम से कम आता ही होगा कि 6 और 10 को इन दोनों मेथड में से किसी मेथड से आपको निकालने आता होगा। खास करके बच्चे को भाग विधि ही सिखाया जाता है और ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है ये, और इससे बड़े बड़े संख्याओं का भाग विधि से आसानी से निकाला जा सकता है। नहीं तो चलिए, तो अब देखिए कि ये भाग विधि से अगर निकालने के लिए कहेंगे तो आप क्या करेंगे कि सर इसमें जो बड़ा संख्या है 10, इस 10 में ध्यान दीजिए, इस 10 में इस 6 से भाग देंगे। इसका मतलब हुआ कि ये भाग देने वाला क्या होता है? भाजक। ध्यान से समझिए, भाग देने वालों को क्या कहते हैं? भाजक। और जिसमें भाग दें, इसमें भाग दें, ये क्या हो जाएगा? भाज्य। एम आई राइट? बात समझ गए ना? छोटा से हमेशा बड़ा में भाग देंगे, छोटा से हमेशा बड़ा में भाग देंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का सबसे बड़ी बात नोट करना यही है कि छोटे संख्या से बड़े संख्या में भाग देना है। और छोटे क्लास में भी आप यही करते आए हैं, और छोटे से ही बड़े में भाग देते हैं, नहीं देते हैं? छोटे से ही बड़े में भाग देते हैं। अब 6 से इस 10 में भागा देंगे और तब तक भागा देते रहेंगे, सिखाया जाता था ना, तब तक बच्चों भागा देते रहो जब तक शेष 0 ना हो जाए या पूरा पूरी कट ना जाए ना। जैसे कहें कि 10 में अब क्या करेंगे? 6 से भागा देंगे तो 6 एक कम 6, कितना बचा? 4। अभी फिर देखिए शेष तो 0 नहीं आया, क्या कटा तो नहीं पूरा। अब 6 से 4 में भागा देंगे तो कितना बार लगेगा? 4 एक कम 4, यहाँ पे 4 देंगे, फिर 2 आया, फिर नहीं कटा, तो फिर इस 2 से इस 4 में भागा देंगे तो कितना बार लगेगा? 2 बार में 4। देखिए या इसको काट दीजिए या आप यहां पर लिख दीजिए 0, बात एक ही होगा। 0 लिखिए या काट दीजिए। हमने 0 लिख दिया, यहां पर क्या लिख दिया? 0। किस पर 0 आया? कौन सा भाजक से 0 हो गया आपका? देखिए 3 जगह भाजक हुआ, एक भाजक यहां पर आया, एक भाजक यहां पर आया, एक भाजक यहां पर आया। इन तीनों में कौन भाजक पर 0 होगा? आप कहिएगा सर 2 पर 0 हुआ, तो HCF ऑफ 6 और 10 बराबर कितना हो जाएगा? 2। इसका मतलब हुआ कि 6 और 10 का जो HCF आपका हो गया, कितना हो गया? 2 हो गया। बताइए, आप एकदम बेसिक तरीके से भी लिख सकते हैं 6 और 10 का HCF बराबर 2 लिख सकते हैं। और इन्हीं बातों को समीट करके, समीट का मतलब एक छोटा सा बना करके ऐसा अगर आप लिख दीजिए, बात एक ही होगा। इसका भी मतलब ये इतना ही बात होगा, HCF ऑफ 6 and 10 = 2। बात समझे कि नहीं समझे? मैं उम्मीद करता हूं आपको इतना तो कम से कम आता होगा, नहीं आता होगा। और देखिए हर जगह इस 6 से भगा दिए तो 4 देखिए 6 से छोटा है, इस 4 से भगा दिए देखिए 4 से 2 छोटा है, और 2 से भगा दिए या तो 0 आ गया या तो 0 के से थोड़ा सा बड़ा हो सकता था, लेकिन इससे बड़ा नहीं हो सकता था। हो सकता था? नहीं हो सकता था। भाजक से शेष बड़ा कभी नहीं होता है। होता है? नहीं होता है। ठीक है, इस तरह से आप निकाल सकते हैं। और गुणनखंड विधि से भी आप इसे निकाल सकते हैं बड़ी सिंपल तरीके से। गुणनखंड इसका भी गुणनखंड कीजिए, इसका भी गुणनखंड कीजिए, और लोवेस्ट कॉमन फैक्टर देख लीजिए इसका कौन है दोनों में, वो उसका HCF हो जाएगा, है ना। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। तो भाग विधि में आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो भाग विधि में आप अगर कुछ बातें को नोट किए होंगे तो वो नोट को समझिए। क्या बात हम किस किस बात पर जोर दे रहे थे, इस बात को समझिए। जैसे देखिए कि ये आपका क्या हुआ? भाजक। ये क्या हुआ आपका? भाज्य। 2 चयन करेंगे, जो बड़ा होगा छोटे से इसमें भगा देंगे। तो भागा अगर आप दिए तो एक प्रोसेस से हम देखिए भागा यहां पर दे रहे हैं, ध्यान से देखें। हम जो 10 लिखे यहां पर 10 था, यहां पर ये 10 हमने यहां पर लिख दिया। अब भागा किसे देना है? 6 से। ये 6 हम यहां पर लिख देते हैं। अब 6 को कितना बार पढ़ेंगे कि 10 होगा या उससे कम होगा? एक बार। यहां पे क्या लिखेंगे? 1। जोड़ कितना बार लगेगा? 4। अब इसको अगर कैलकुलेट कीजिए, देखिए 6 एक कम 6, 4 10 के बराबर आगे कितने आ गया?
नहीं आ गया। जैसे यहां पर भी देखिए कहां पर था, 6 एकम 6 जोड़ 4, देखिए 10 आ गया कि नहीं आ गया। वही चीज तो सबमिट यहां पर लिख दिया कि नहीं लिख दिए, 6 एकम 6 4 10। आप यहां पर शेष है, यहां पर शेष, इस शेष को कहते हैं शेष, शेष को कहते हैं शेष। शेष बराबर आपका 0 नहीं आया, इसका मतलब बराबर नहीं हुआ 0, नहीं हुआ 0। तब उस कंडीशन में जब शेष बराबर 0 नहीं होता है तब हम इसको क्या बनाते हैं, फिर भाजक बनाते हैं। क्या बनाते हैं, भाजक। सॉरी बच्चों, इसको बनाते हैं भाज्य। क्या बनाते हैं इसको, भाज्य। और इसको बनाते हैं भाजक। आप यहां पर देखिए इतनांश दे सकते हैं। ये आपका क्या हो गया, देखिए शेष था ना आपका, शेष, इस शेष था ना आपका, यहां पर ये शेष क्या हो गया, भाजक। और ये देखिए आपका क्या हो गया, भाज्य हो गया। तो वही किया हमने। तो अब यहां पर 6 बराबर देखिए 4 गुना 1 प्लस 2। फिर देखिए आर आपका देखिए 6, 4 एकम 4 2 6। देखिए आपका शेष बराबर फिर 0 नहीं आया, शेष बराबर फिर 0 आया, 0 नहीं लिखेंगे। अब फिर देखिए तो अब क्या हो जाएगा, अब ये 4 जो है ये आपका भाजक हो जाएगा। 4 बराबर क्या लिखेंगे, 2 गुना 1, सॉरी बच्चों 2 गुना 2 की जगह तो 4 हो जाएगा, 2 गुना 2 जोड़ 0 हो जाएगा। तो शेष बराबर आप यहां पर देख रहे हैं क्या आ गया, शेष बराबर क्या हो गया, 0 आ गया। देखिए इसी चीज को मैंने, यही विधि को मैंने यहां पर लिखा है। शेष जब 0 नहीं आया तब तक हमने लिखा शेष 0 नहीं है। आप भाग में भी तो यही करते हैं ना, आप भाग तब तक देते रहते हैं जब तक कि शेष 0 ना आ जाए। 0 आने का मतलब पूरा पूरी कट ना जाए। हमारा यहां पर भी शेष 0 नहीं आया, देखिए शेष 0 आया, यहां पर नहीं आया, यहां पर भी देखिए शेष 0 नहीं आया, यहां पर भी नहीं आया। लेकिन आप यहां पर देखिए शेष 0 आ गया। तो किस पर 0 आ गया, कौन भाजक पर 0 आया, तो इस भाजक पर 0 आया। शुरू में भाजक, याद रखिए कि यहां पर हमेशा क्या होता है, यहां पर हमेशा, हाँ यहां पर हमेशा भाजक होता है, यहां पर हमेशा क्या होता है, भाजक होता है। और यहां पर हमेशा क्या होता है, भाज्य होता है, भाज्य होता है। और यहां पर हमेशा भाजक होता है, यहाँ पर हमेशा भाजक होता है, यहाँ पर हमेशा भाजक होता है, ठीक है ना। लेकिन जब शेष 0 नहीं होता है तो ये क्या बन जाता है, भाज्य बन जाता है। तब ये क्या बन जाता है, भाज्य। लेकिन यहां पर देखिए ये तो भाजक आपका है ना, भाजक है, शेष आपका क्या हो गया, 0 हो गया, तो ये आपका भाज्य हुआ ना। अगर शेष 0 यहां पर नहीं बचता तब ये क्या बन जाता आपका, भाज्य तभी बन जाता। अब शेष तो 0 बच गया, अब यहाँ पर क्या हो गया, भाजक हो गया, नहीं हो गया भाजक। शेष जब तक 0 नहीं बचेगा तब तक भाजक आपका भाज्य बन जाएगा, शेषफल आपका भाजक बन जाएगा। इस बात को नोट कीजिए। तो शेष आपका 0 आ गया, तो किस भाजक पर शेषफल 0 आया आपका, 2 पर नहीं आया ना, इसी 2 पर नहीं आया। ये 2 आपका क्या हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। इसका एचसीएफ हो गया, ये 2 10 और 6 का एचसीएफ हो गया। देखिए 10, 6 का एचसीएफ बराबर 2। बस इसी मेथड को मैंने अप्लाई किया है। ये शेप था उसको हमने इस पर लगा। 6 भाज है कि भाजक है, इस 6 भाज है ऊपर, इस 6 समझो पहले बात क्या करें। ये 6 जो है, ये 6 अभी भाज्य है। ये भाज्य क्यों है, क्योंकि आर यहां पर हमको 0 नहीं मिला, यहां पर ये भाजक हो जाएगा। क्यों होगा भाजक, क्योंकि आर 0 हो गया। बात समझ में आया कि नहीं? आर 0 मिल गया तो भाजक भाजक ही रहेगा। आर जब तक 0 नहीं मिलेगा तब तक भाजक भाज्य बनते रहेगा और शेष भाजक बनते रहेगा। बात खोपड़ी में आया कि नहीं आया? तो बस इस प्रोसेस था, यही क्या था, प्रोसेस था। और इस प्रोसेस से जो बना, इस प्रोसेस से जो बना, यही प्रोसेस को उठाकर मैंने यहाँ रखा है ना, नहीं रखा है। सेम इसी प्रोसेस को मैंने उठाकर यहाँ पर 10 का 10 रख दिया है। और रखने से आपका देखिए एचसीएफ तो निकल गया। तो यही प्रोसेस को ही यूक्लिड विभाजन प्रमेय कहते हैं। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय। ये आपको मैंने एक फील दिया। क्या दिया, फील मतलब आपको जो छोटे क्लास से जो पढ़े हैं ना, उसको जोड़ करके, उससे जोड़ करके मैंने इसको क्या किया,
प्रेजेंट किया, जी रिप्रेजेंट किया। लेकिन अब जो स्टैंडर्ड है 10 क्लास की, जो डिमांड है, जिस तरह से आपको बनाना चाहिए उस तरीके को अब प्रॉपर समझते हैं। ठीक है, इसको मिटा दें। चलिए, तो आप समझ गए होंगे कि यूक्लिड व्यवहार प्रमेय जो है, जो छोटी क्लास में आप भाग विधि से भाग निकाले जो सीखे हैं, HCF निकालने सीखे थे, बस वही चीज है, तो नाम इसका यूक्लिड व्यवहार प्रमेय है। लेकिन आप छोटी क्लास से जो सीखे थे ना, उससे आप किसी भी नंबर का, कोई भी रियल नंबर का HCF निकाल सकते हैं। लेकिन इसमें केवल और केवल धनात्मक पूर्णांक का ही निकलेगा। किसका निकलेगा? धनात्मक पूर्णांक का, और केवल 2 नंबर के लिए होगा सत्य। कितने नंबर के लिए? 2 नंबर के लिए, 3, 4, 5 नंबर के लिए नहीं। जो आप भाग विधि से निकालने जानते हैं ना, वो तो 3, 4, 5 नंबर जितना नंबर दे दिया जाए सबको आप उनमें से निकाल सकते हैं। लेकिन यूक्लिड व्यवहार प्रमेय केवल और केवल 2 नंबर के लिए। कितने नंबर के लिए? 2 नंबर के लिए ये सत्य है। मान लीजिए एक नंबर A है और एक नंबर B है। हमने कहा 2 नंबर के लिए सत्य है। इसमें से हम कहते हैं कि A इज ग्रेटर देन B। ध्यान समझिए, A इज ग्रेटर देन B। इसका मतलब हुआ कि ये मेरा क्या हो जाएगा? भाजक, और ये क्या हो जाएगा? भाज। क्यों? क्योंकि भाग विधि तो यही होता है ना कि छोटा नंबर से बड़े नंबर में भाग देते हैं। इसका मतलब छोटा नंबर भाजक और बड़ा नंबर भाज्य। चलिए, तो इसका मतलब जब ये हुआ तो हम ये भाज्य, तो A बराबर हम लिख सकते हैं कि B से भागा दीजिए, और किससे भागा दीजिएगा? कोई संख्या मान लीजिए Q निकल गया, वो हमको क्या निकल गया? Q निकल गया। भागा दीजिए, क्या निकल गया? Q निकल गया। और जो हमको मिल गया R आ गया, शेष आ गया R। शेष क्या आ गया? हम कोई यहाँ पर X Y Z कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ पर जी आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है। हमने Q ले लिया, क्या ले लिया? Q। अब ले लो यार, T, कोई दिक्कत नहीं है। M N Z कुछ भी ले लो। इसके जगह पर आप कोई भी नंबर ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। M लीजिए, N लीजिए, X Y Z कुछ भी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर कोई आगे हमको से मतलब नहीं है। लेकिन ये दोनों का आप अदला बदल नहीं कर सकते हैं। क्यों अदला बदल नहीं करेंगे? जब आपका A भी दिया हुआ है तब। जी बात समझे ना? तो A भी दिया हुआ है, तो हम मान लेंगे कि B से A में भाग दिए तो भाग पर हमारा X Y Z क्यों निकल गया, तो यहाँ पे भाग पर क्यों लिख दिए, और शेषफल में क्या आ गया? R आ गया। आप इसको अगर और थोड़ा सा समझना अगर चाहेंगे ना, और थोड़ा सा हम नीचा अगर जाए और सिंपल बात में करते हैं, उसको तो हम यूं भी लिख देते हैं। आप इसको ऐसे लीजिए, भाज्य बराबर क्या होता है बताइए? भाज्य बराबर भाजक भाजक गुना भागफल जोड़ शेष फल नहीं होता है। आप वही समझिए कि A मेरा दिया हुआ था, भाज्य हो गया। ये भाज्य क्यों हम कह दें कि A जो है B से बड़ा है, तो A मेरा भाज्य हो गया। ठीक है, भाज्य हो गया। और भाजक मेरा दिया, भाज्य और भाजक दिया रहेगा ना, आप भागफल शेषफल आसानी से निकाल सकते हैं, निकल जाएगा ना। तो Q और R, ये आपका भागफल हो गया, ये आपका शेषफल। कुछ भी तो निकलेगा ही निकलेगा, X Y कुछ भी तो निकलेगा नहीं। लेकिन आपका A भी जब दिया हुआ है तब तो ये हो गया। तो आप भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। लेकिन यूक्लिड व्यवहार प्रमेय कहता है, यूक्लिड व्यवहार प्रमेय कहता है कि हमारा एक कंडीशन है। हमारा एक क्या है? कंडीशन ये है कि भाजक हमेशा और हमेशा भाज्य से छोटा होना चाहिए। ये तो भाई होता ही है। कंडीशन क्या है तुम्हारा? सॉरी भाई, क्षमा करना, तुम्हारा नहीं कहते हैं। ये कंडीशन आपका है तो हम आपका स्वागत करते हैं। और ये कंडीशन हम लोग शुरू से भी पढ़ते आ रहे हैं नहीं। तो ये कंडीशन कहता है, यहाँ पर कमाल देखा कैसे लिखता है कि A जो होगा वो क्या होगा बच्चों? B से बड़ा, जो लिखे भी हम थे। और B जो होगा वो किससे बड़ा होगा? R से नहीं होगा। R जो होगा बड़ा होगा 0 से, या 0 के बराबर होगा। जब R 0 के बराबर हो जाएगा तो HCF आपको मिल गया। तो ये कंडीशन किताब में लिख दिए जाते हैं ब्रैकेट करके, इसी करके, है ना। अब इसी को जब देखिए, ये तो हम अपने स्टैंडर्ड में लिखे हैं। किताब में स्टैंडर्ड क्या करता है? इसको पलट देता है। पलटने का मतलब 0 पहले लिखता है। देखिए, R को फिर लिख दिया यहाँ पर, उसके बाद लिख दिया B को, उसके बाद लिख दिया A को। अब बताइए
उल्टा जब होगा जिसको भी उलट देते हैं हम, लेस देन यहाँ पर कर दीजिए 0, फिर इसको पलट दीजिए ऐसे, इसको पलट दीजिए ऐसे। बताइए कोई दिक्कत? ये चिन्ह लगाइए या आप ये चिन्ह लगाइए, बतवा बराबर है, गलती नहीं होगा। तो ये होता है। तो यही प्रमेय जो आपको मिल गया बच्चों, इसी प्रमेय को हम क्या कहते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय या एल्गोरिथम जो भी आप कह सकते हैं। इसी को आप यूक्लिड विभाजन प्रमेय कहिए या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहिए। चलिए एक और सवाल करते हैं और ज्यादा आपका कॉन्फिडेंस बनेगा और समझ में भी आएगा। मान लीजिए हम 12 और 15 का एचसीएफ निकालना चाहते हैं। 12 और 15 का क्या निकालना चाहते हैं, एचसीएफ। बताइए 12 और 15 में 15 क्या है, बड़ा है किससे, 12 से, ऐसा ले सकते हैं। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, बताइए, भाज्य हो जाएगा। ये मेरा क्या हो जाएगा, भाजक। इसका मतलब हुआ कि 15 बराबर हम लिखेंगे 12 को कितना गुना करेंगे, 15 होगा तो इससे कुछ कम 1 से जोड़ क्या करेंगे 3। ठीक है, सटीक बैठा के बैठा, इसको आप हल करेंगे जितना ही मिलेगा। अगर आपको इतना इसको करने इतना अगर नहीं मिला तो गलत बना रहे हैं। और देखिए आर आपका देखिए 0 आया, आर बराबर 0 आया। आर बराबर जब 0 नहीं आता है तो क्या बताए, भाजक बन जाएगा क्या, भाज्य। तो ये आपका 12 बराबर क्या हो जाएगा और शेष क्या बन जाएगा, भाजक। तो 3 गुना कितना करेंगे कि 12 होगा कुछ कम होगा 4। अब प्लस कितना हो जाएगा 0। तो आर बराबर आपका क्या है बताइए 0। आर बराबर 0 हुआ ना, तो एच सी एफ ऑफ 12 और 15 बराबर बताइए कितना होगा, 3 क्यों होगा, क्योंकि इसी भाजक पर क्या आया है 0 आया है। क्या आया है 0। ये भाजक आपका क्या हो जाएगा 2, सॉरी बच्चों 3 यहाँ हो जाएगा 3। बताइए बात समझ में आया कि नहीं आया, ऐसे कोई दिक्कत? इस मेथड से बनाना आसान है भारी, आसान एकदम सिंपल है। आप जो भाग सीखे हैं ना, हम कहते किसी को भाग आता है ना, बस वही चीज है ना जी। बस तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो हम लोग क्वेश्चन आज यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके आपने सीखा एचसीएफ निकालने के लिए। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग और सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। आज इतना ही तक रखते हैं, कल नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।